Hello everyone, welcome back to PIIT Institute of Management and Computer Application. So this side Anishka Chaudhary, and in today's video we will discuss about the next type of model. Last two videos में हमने कवर किए थे मॉडल्स के टू टाइप्स. कौन कौन से कवर किए थे? ऑटोक्रेटिक मॉडल और कौन सा कवर किया था? कस्टर्डाइल मॉडल. आज की वीडियो में हम देखेंगे सपोर्टिव मॉडल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके अलावा उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. बिफोर दैट हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं. मॉडल्स जो हैं बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के. ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हर बार जो है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि मॉडल्स जो है कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के. फर्स्ट वन कौन सा होता है आपका? ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक मॉडल. सेकंड वन आपका कस्टोडाइल. कस्टोडाइल मॉडल. थर्ड वन आपका सपोर्टिव मॉडल. फोर्थ वन आपका कॉलेजियल मॉडल. एंड फिफ्थ वन आपका सिस्टम मॉडल. हमने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में कवर किया था ऑटोक्रेटिक मॉडल, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये किसके ऊपर बेस्ड है. इसका जो मेन एस्पेक्ट किसके ऊपर बेस्ड था? पावर एंड अथॉरिटी. पावर एंड अथॉरिटी इसके ऊपर बेस्ड था. उसके बाद में हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था अपना कस्टोडाइल मॉडल, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? मनी. किस एस्पेक्ट पर वर्क कर रहा था? मनी. इसके अंदर ये हुआ था कि ऑटोक्रेटिक के अंदर जो एम्प्लॉयज से टास्क कंप्लीट करवाया जा रहा था या करवाया जाता है, तो वहाँ पर किस चीज़ की जो है हेल्प लेते हैं, किस एस्पेक्ट पर वर्क करते हैं? दैट इज़ पावर एंड अथॉरिटी. मतलब पावर और अथॉरिटी का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ जो है रूल्स रेगुलेशन और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. कस्टर्ड में भी ये था कि मनी का यूज़ करके काम को कंप्लीट करवाया जा रहा था. वहाँ पर ऑर्डर्स जो दिए जा रहे थे, जो भी टास्क कंप्लीट करवाए जा रहे थे, वो विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी की हेल्प से मतलब इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट किया जा रहा था. उस इकोनॉमिक नीड को कंप्लीट करने पर ये हो रहा था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम को कंप्लीट कर रहे थे, टास्क को कंप्लीट कर रहे थे. आज की वीडियो में हम देखेंगे सपोर्टिव मॉडल क्या होता है. सपोर्टिव मॉडल क्या होता है और ये किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है? तो सिंपली ये किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है? सपोर्ट पर. जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जाता है. वो चीज़ हम आज की वीडियो में देखेंगे, कैसे सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, उस सपोर्ट को करने से एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में. सबसे पहले देखते हैं सपोर्टिव मॉडल क्या होता है. द सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल behavior emphasize fostering a positive and supportive work environment where managers prioritize employee well-being, encouragement, and development rather than relying on control or authority. Next, this approach aims to boost employee motivation, job satisfaction, and overall performance by creating a climate of trust and collaboration. अब इसके अंदर क्या होता है ये देखते हैं कि सपोर्टिव मॉडल के अंदर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. और उस सपोर्ट करने से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जब एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है पीछे से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो एकदम फ्रीली अपने काम को कर पाता है, अपने टास्क को कंप्लीट कर पाता है और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दे पाता है. अगर हम थ्योरी के अकॉर्डिंग समझें, तो द सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्फसाइज फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट.
किस तरीके का एनवायरनमेंट? जो कि पॉजिटिव हो और सपोर्टिव हो। एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव हो और सपोर्टिव हो। पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। तो इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का क्या बेनिफिट होता है? पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से ये बेनिफिट होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इजीली अपने काम को कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा होता है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। वर्क एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे मतलब एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, सपोर्टिव। ठीक है, उसके अलावा कहाँ लगे, क्या लिख रहा है? वेयर मैनेजर्स प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय वेलबिंग, एनकरेजमेंट एंड डेवलपमेंट रादर देन रिलाइंग ऑन कंट्रोल और अथॉरिटी। इस मॉडल में क्या होता है कि मैनेजर जो होते हैं मोस्टली किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं? किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं? कि एम्प्लॉय की वेलबिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसको जो वर्क दिया जा रहा है और वो जिस कल्चर में, जिस एनवायरनमेंट में रहकर काम कर रहा है, वो एनवायरनमेंट, वो कल्चर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो मतलब मोटिवेट होकर काम को अच्छी तरीके से कर सके। एनकरेजमेंट, वेलबिंग मतलब जहाँ पर वो काम कर रहा है वो कल्चर, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एनकरेजमेंट, मोटिवेट करना कई सारे तरीके से, कि मतलब सपोर्ट मिल रहा है आपको मैनेजर से, इजीली सपोर्ट मिल रहा है, मैनेजर आपको बता रहा है कैसे करना है, क्या करना है, एनकरेज कर रहा है वो आपके काम के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। दैट इज़ एनकरेजमेंट। एंड डेवलपमेंट, उनकी जो स्किल्स हैं, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स हैं, उनको और ज़्यादा इन्हांस करना बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या करके? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके क्या करते हैं? स्किल्स को एनहांस करते हैं। एनहांस स्किल्स। इससे क्या होता है? स्किल्स को इन्हांस करने से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने स्किल्स का और अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, और उन स्किल्स का यूज़ करके वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर पाते हैं। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, इस मॉडल के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? सपोर्टिव मॉडल पर। किस पर डिपेंड करते हैं? सपोर्ट पर, क्योंकि उन्हें एक सपोर्ट मिल रही होती है। कौन दे रहा है सपोर्ट? ऑर्गेनाइजेशन। रादर देन कि उनको कंट्रोल और अथॉरिटी में बांधा नहीं जा रहा। मतलब उनको सपोर्ट किया जा रहा है, फ्री छोड़ा जा रहा है, ना कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है, और ना ही उन्हें कोई अथॉरिटी में बांधा जा रहा है कि उन्हें ऑर्डर दे दिया है बस वही फॉलो करना है। उनको एकदम फ्री छोड़ा जा रहा है ताकि वो फ्रीली फील करके काम को इजीली कर सकें। इसके अलावा देखें हम कि इसके अंदर जो इसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है। किसको? एम्प्लॉयज़ को। मैनेजमेंट है जो, मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोवाइड करता है। किसको करता है? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप प्रोवाइड करता है। इस लीडरशिप को प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मीटिंग्स हो गए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया, आइडियाज़ हो गए, थॉट्स हो गए, या कोई भी एक्टिविटी हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, ऑपरेशंस हो गए, उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। उनको ये बताया जाता है कैसे लीड करना है। मैनेजमेंट जो है उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड कराता है, तो उससे उनके पास में पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं या फिर अपना आइडिया उसके अंदर दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बॉस पर डिपेंड नहीं करते हैं। नॉट डिपेंड ऑन बॉस। बॉस पर डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? ओनली डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। किस पर डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा देखते हैं
ये जो अप्रोच है एम्स टू बूस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन, इसका क्या मेन काम होता है, क्या मेन फोकस होता है कि वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इन्हांस करे, इंक्रीज करे, जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई होगा अपनी जॉब से और उसे फील होगा कि वो सिक्योर है, तो वो आसानी से अपने काम को कर पाएगा। इवन वो जो काम कर रहा है, टास्क कंप्लीट कर रहा है, उसमें वो अपना 100% दे पाएगा। उसके अलावा एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, बाय ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से बेस्ट बनाना। कैसे? क्रिएटिंग अ क्लाइमेट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके जहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेजर पर और ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट हो और कोलैबोरेट कर सकें, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ इजीली मैनेजर से कोलैबोरेट कर सकें और उनके बीच में एक ट्रस्ट हो। इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। इससे क्या होता है? रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। क्या होता है? रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो रहा है। किसके बीच में? एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में। एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उनके बीच में जब ट्रस्ट बनेगा, कोलैबोरेट करेंगे, वो काम को मिलकर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये जो मॉडल है वो एक ऑथर है लिकर्ट, उनके एक मॉडल पर डिपेंड करता है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक मॉडल दिया था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव लीडरशिप। लीडरशिप किसने दिया था? ये लिकर्ड एक ऑथर है, उन्होंने दिया था। इस मॉडल का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव लीडरशिप, इस तरीके एक प्रिंसिपल होता है दैट इज सपोर्टिव लीडरशिप, इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाए। अगर इसको फॉलो किया जा रहा है, इट मीन्स उसके अंदर सपोर्टिव मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि इस मॉडल के अंदर ये बताया गया है कि आप एम्प्लॉयज से काम करवाएंगे, लेकिन उसको सपोर्ट करके आप टास्क को कंप्लीट करवाइए, नो इशू, लेकिन उसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प लीजिए, जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस मॉडल के अंदर बताई गई हैं। इसके अलावा ये मेनली किस पर और बेस्ड रहता है? मेनली बेस्ड ऑन थ्योरी वाई, जो किसने दी थी? मैक ग्रेगर। मैक ग्रेगर। हमने ऑटोक्रेटिक में पढ़ा था कि ऑटोक्रेटिक में सेम ऑथर ने जो थ्योरी एक्स दी थी उसके बारे में, उस पर बेस्ड था ऑटोक्रेटिक। थ्योरी एक्स क्या कहती थी? वहाँ पर क्या बताया था मैंने कि जहाँ पर एम्प्लॉयज से वर्क को काम कंप्लीट करवाया जा रहा है बाय द यूजिंग ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, वो उसे पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? प्रमोशन देकर भी, पनिशमेंट देकर भी। यहाँ पर किस चीज़ का? सेम ऑथर की जो क्या कहते हैं थ्योरी को यूज़ किया जा रहा है, दैट इज थ्योरी बाई किसकी है? मैक ग्रेगर की। इसमें क्या है कि आप एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करके आप अपने काम को कंप्लीट करवा सकते हैं। आप सपोर्ट कीजिए, उन्हें मीटिंग में इन्वॉल्व कीजिए, डिसीजन मेकिंग पार्ट में इन्वॉल्व कीजिए, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, ऑपरेशंस में इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि उन्हें ये फील हो कि उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वैल्यूएबल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ पर रेस्पेक्ट मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है, एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, लोग जान रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं। मैनेजर किसी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर जानते हैं कि वो वो जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में है, किस पोजीशन पर वर्क करता है। ये सारी चीज़ें तो उन्हें रेस्पेक्टफुल लगता है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं और काम को ईजिली कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी इसके सपोर्टिव मॉडल के अंदर। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? लीडरशिप एंड सपोर्ट। इसके अंदर क्या लिखा है? द मॉडल इज बेस्ड ऑन लीडरशिप दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज।
लीडरशिप एंड सपोर्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है, ये जो मॉडल है ये इस पर बेस्ड करता है कि जो मैनेजर है या फिर जो लीडरशिप है वो प्रोवाइड करेगी एक सपोर्टिव और एक गाइडेंस वाला एनवायरनमेंट, किसको, एम्प्लॉयज़ को। गाइडेंस जिसमें कि वो वेज बताएगी कि आपको कैसे फॉलो करने हैं, जिन्हें वो इजीली फॉलो कर सके। कौन फॉलो कर सके, एम्प्लॉय। डायरेक्शन बताएगी, क्या डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सपोर्ट सिस्टम बनेगा उनका, कि उन्हें पीछे से सपोर्ट करने वाले मैनेजर्स हैं। अगर कुछ होता है जिसमें उन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की, तो कौन सपोर्ट करेगा, लीडर्स, मैनेजर्स उन्हें सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट रहेगा एम्प्लॉय मोटिवेशन। इसके अंदर क्या है, इट एक्नॉलेज दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय factors like recognition, accomplishment and a sense of self-worth। इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए। अब कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके। फर्स्टली तो यही है कि ये सपोर्टिव मॉडल है और इसमें एम्प्लॉय को सपोर्ट किया जाता है। जब उसको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी तो वो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं, जैसे रिकॉग्निशन, एकम्प्लिशमेंट एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। लाइक बाय प्रोवाइडिंग क्या प्रोवाइड करके, वैल्यू, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट, आइडेंटिफिकेशन। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे वैल्यू हो गया, रेपुटेशन हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगर किसी एम्प्लॉय को आप ये सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होगा और अपने काम को अच्छा करेगा। क्योंकि हर एम्प्लॉय ये चाहेगा कि उसकी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, जिससे कि लोग उसे जान सकें, उसकी स्किल्स, वो अपने स्किल्स को यूज़ कर सके, उसका इन्वॉल्वमेंट हो सके, जिससे कि उसे ये मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर वो इस कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो वहाँ पर एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है और उसे एक वैल्यू मिल रही है, आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, एक रेस्पेक्ट मिल रही है, लोग उसे जान रहे हैं। इसके अलावा एकम्प्लिशमेंट, डेवलपमेंट करना, मोटिवेट करना, बहुत बहुत तरीके से उसको क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से मोटिवेट करना, लीड करना, एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। उसके अलावा उसकी खुद की एक वैल्यू भी फील कराना, कि हाँ, उसे ये फील होना चाहिए कि कंपनी के अंदर उसकी एक वैल्यू है, जिसके लिए वो वहाँ पर रुका हुआ है, काम कर रहा है। इसके अलावा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। कैसा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। कैसे, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव environment which help both the employees and the organization। एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। कैसे बेनिफिशियल होगा, अगर सपोर्टिव और वर्क एनवायरनमेंट को जो है सपोर्टिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय भी पॉजिटिव फील करेगा, सपोर्टिव फील करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने गोल टाइम टू टाइम अचीव करने में हेल्प मिलेगा। किसके थ्रू, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट के थ्रू, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट किया जा रहा है और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, फैसिलिटिंग ग्रोथ। नेक्स्ट रहेगा आपका फैसिलिटिंग ग्रोथ। मैनेजर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स, हेल्पिंग employees develop their skills and potential while encouraging them to take initiative and responsibility। जो मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं, अगर सपोर्टिव मॉडल का यूज़ किया जा रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं वो इस तरीके का रोल प्ले करते हैं जहाँ पर कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ की
हेल्प कर पाएँ। उस हेल्प से क्या होता है कि वो उनकी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। मैनेजर ये फर्स्टली ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आइडेंटिफ़ाई करते हैं एम्प्लॉयी की स्किल्स को। एम्प्लॉय की स्किल्स को कि किस एम्प्लॉय के पास में क्या स्किल है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और क्या उसकी स्किल्स को और डेवलप करने की नीड है या नहीं। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कौन करेगा? मैनेजर। आइडेंटिफाई करने के बाद में जो एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं उनको क्या करेगा? डेवलप करेगा। अगर उसे लगेगा कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास में लीडरशिप स्किल है और उसे थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है, उसके बाद में वो अपने उस स्किल्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है और उस स्किल से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बेनिफिट करवा सकते हैं। तो उसका मैनेजर का क्या काम रहेगा? एम्प्लॉय के उस पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना। इसके अलावा पोटेंशियल विच एनकरेजिंग, उन्हें वो पोटेंशियल प्रोवाइड कराना जिससे कि उनको एनकरेजमेंट मिल सके, डेवलपमेंट मिल सके, जिससे कि वो खुद को एनकरेज कर सकें और ज़्यादा यूजेबल बना सकें, जिससे कि वो उस चीज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें मिली हैं, जो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें मिली हैं, उनके लिए एक्शंस ले सकें, इनिशिएटिव ले सकें। जो रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्टिव रह सकें, एक्शन ले सकें। जो कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हें मिली हैं, वो ईज़िली उसके लिए इनिशिएटिव ले सकें। इसके अलावा क्या है? एनहांस परफॉर्मेंस। कैसे? व्हेन एम्प्लॉइज़ फील सपोर्टेड, दे आर more likely to be productive and perform their well। जब एम्प्लॉयज़ ये महसूस करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे सिक्योर जोन में वर्क कर रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं और उनको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, एक अच्छी लीडरशिप स्टाइल मिल रही है, लीड किया जा रहा है, अच्छी डायरेक्शन मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है कि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने में लग जाते हैं, मतलब अपना पूरा 100% देने में लग जाते हैं। कैसे 100% देने में लग जाते हैं? क्योंकि उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उन्हें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस या टेंशन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने स्किल्स, अपनी जो एनर्जी है उसका फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। इसके बाद में क्या था? स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रॉन्गर बनाना। कैसे? The supportive model encourages positive relationships between managers and employees, fostering trust and collaboration। जो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, जो सपोर्टिव मॉडल है, उसका ये काम होता है कि वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए। किसके बीच में? मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में। कैसे बना सकता है? एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। क्या करके? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके। किस किस के बीच में? एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में। किसके बीच में? एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करके। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है? ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता है, लॉयल्टी बिल्डअप होती है, लॉयल्टी बिल्डअप होती है, रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं और जो वर्क परफॉर्मेंस निकल के आती है, जो वर्क परफॉर्मेंस निकल के आती है वो इफ़ेक्टिव होती है। कैसी होती है? इफ़ेक्टिव होती है। इस मॉडल के अंदर क्या होता है? इस मॉडल के अंदर ये होता है कि हाईली जो मेन फ़ोकस किया जाता है, हाईली जो फ़ोकस किया जाता है, हाईली जो फ़ोकस किया जाता है वो किस चीज़ पर किया जाता है? ह्यूमन नीड्स पर। किस चीज़ पर किया जाता है? ह्यूमन नीड्स पर, रादर देन रादर देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर फोकस ना करके वो ह्यूमन नीड्स पर फोकस करते हैं कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा
इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स हैं वो कौन कौन सी नीड्स फुलफिल हो पाती हैं। नीड्स अगर मैं बात करूँ कि किस टाइप की नीड्स फुलफिल हो सकती है इसके अंदर, तो सिंपली इसके अंदर एम्प्लॉय की सेल्फ एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। जो हाईली नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि इस मॉडल के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को सपोर्ट किया जा रहा है, उनका उसका इन्वॉल्वमेंट क्रिएट किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एक्टिविटीज़ में, मीटिंग्स में। तो कहीं ना कहीं उसकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। इसके अलावा देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एसेंशियल क्यों हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जो आपका सपोर्टिव मॉडल है उसके अंदर ये होता है कि मैनेजर्स आर लीड टू देयर एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग द सपोर्ट दे नीड टू सक्सीड। जो मैनेजर्स हैं वो उन्हें लीड करते हैं, किसको, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को लीड करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को लीड करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जब उन्हें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो वो खुद भी सक्सेस होंगे और उसके साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं उसे भी सक्सेस करेंगे, उसके भी गोल्स को टाइम टू टाइम अचीव करेंगे। इससे क्या होता है, सपोर्ट करते हैं जिससे कि क्या होता है, एम्प्लॉय जो है सक्सेस हो सकें। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी सक्सेस कर सके और उसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस कर सके। इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी सक्सेस हो सके इसमें, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल भी सक्सेस हो सके। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो इजीली अपने वर्क पर भी ध्यान दे पाता है और अपने करियर पर भी ध्यान दे पाता है। इसके अलावा क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन creating a positive work environment where employees feel valued and motivated। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहाँ पर कि एम्प्लॉय को एक वैल्यूएबल फील आए, उसे लगे कि उसकी एक वैल्यू है, उसे लगे कि उसके वहाँ रहने से कुछ बेहतर है और वो वहाँ रुक सकता है क्योंकि उसकी वहाँ एक वैल्यू है, उसकी वहाँ एक रेपुटेशन है, आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके का इन्वायरमेंट कौन तैयार करता है, ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें कैसा एनवायरनमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉय कैसा फील करें, वैल्यूड फील, मतलब रेस्पेक्टफुली उन्हें फील कर सके और मोटिवेट हों। मोटिवेट क्यों होंगे, ऑब्वियसली अगर उन्हें वैल्यूएबल फीलिंग आएगी कि हाँ उनकी एक वैल्यू है, आइडेंटिफिकेशन है, लोग उन्हें जानते हैं, उनकी स्किल्स की और उस रिसोर्स की कदर है वहाँ पर, तो वो मोटिवेट होंगे और उससे उनकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा opportunities to train, develop, and advance in career advancement are readily available, encouraging employees to grow within the organization। इसके अलावा क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, किसको, एम्प्लॉयज़ को कैसी अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत क्यों होती है, स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो इजीली अपनी स्किल्स को यूज़ कर सके। इसके अलावा क्यों ज़रूरत होती है, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए, करियर के डेवलपमेंट के लिए कि जो आगे वो करना चाहते हैं उसमें वो उन स्किल्स का, उस ट्रेनिंग का यूज़ कर सकें। जो करियर डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो फास्टली अवेलेबल होता है वहाँ पर, मतलब इजीली अवेलेबल। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, इजीली, रेडली को हम क्या बोल सकते हैं, इजीली अवेलेबल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इजीली अवेलेबल करवा देते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट। उन्हें जिस चीज़ की भी एम्प्लॉय को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इजीली वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि वो उस चीज़ का यूज़ करके अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें, इन्हांस कर सकें और उन स्किल्स को इन्हांस करके उन सारी स्किल्स को फिर अपनी परफॉर्मेंस में यूज़ कर सकें, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टिव होकर रिजल्ट जो है आउटकम्स आएँ। किसके अंदर एनकरेज करते हैं इसके अलावा, एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ग्रो अप कर सकें। मतलब कोई एम्प्लॉय जो है
अगर जहाँ से उसने स्टार्टिंग करी है उसी पॉइंट से उसे एनकरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इजीली उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस लेवल से उस पर्टिकुलर पॉइंट से और ऊपर बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसके अंदर, सपोर्टिव मॉडल के अंदर। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ आर रेगुलरली एक्नॉलेज्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस बूस्टिंग मोरल एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइम टू टाइम चेक करती है। क्या चेक करती है, उनकी एक्नॉलेज्ड वर्क कैसा हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, स्किल्स उनकी कैसे डेवलप हो रही हैं, इन सबको चेक करती है, बूस्ट करती है, बढ़ावा देती है उनके मोरल को, मोटिवेशन को, डेवलप करती है इन सारी चीज़ों को। तो ये सब काम किसका होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और कब होता है, जब उसके अंदर सपोर्टिव मॉडल का यूज़ किया जा रहा है। इस मॉडल के अंदर और क्या होता है, इस मॉडल के अंदर ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टे करते हैं, स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें वैल्यूएबल फील होता है, वहाँ वैल्यू मिलती है, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, उन्हें अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, स्टे करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अगर मैं इन्हें सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब यहाँ पे जो टर्नओवर रेट है वो बहुत कम होता है। मतलब टर्नओवर रेट हम किसे बोल सकते हैं, वो रेट जहाँ पर इजीली एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं जाता या फिर इजीली एम्प्लॉयज़ जहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और हम देखें आगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सपोर्टिव मॉडल। फर्स्ट, इम्प्रूव्ड मोरल एंड मोटिवेशन। मोरल बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है उनका मोरल, मोटिवेशन, स्किल्स को डेवलप करता है, मोटिवेशन क्रिएट करता है। कैसे कैसे करता है, बहुत सारी और तरीके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वैल्यू देना, उनको सपोर्ट करना, लीड करना, डायरेक्शन बताना, ये सारे तरीके से मोटिवेशन मिलता है। किससे, डायरेक्शन से, डायरेक्शन बताना, वैल्यू देना, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, मोरल जो है वो इन्हांस होता है। उसके बाद में इंक्रीज कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, मतलब एक इस तरीके की यूनिटी को प्रिपेयर करना, तैयार करना, प्रोवाइड करना, जहाँ पर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनिटी में वर्क कर सकें। किसके साथ मिलके, मैनेजर्स के साथ में मिलके कोलैबोरेट करके काम को कंप्लीट कर सकें, टास्क को कंप्लीट कर सकें टाइम टू टाइम। उसके अलावा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट होता है किसके अंदर, मीटिंग्स के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर, और किसके अंदर, ऑपरेशंस जो होते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर, इन सारी चीज़ों के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिखा पाते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ का आइडिया हो गए, प्लान्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, उनका यूज़ कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका यूज़ कर सकते हैं अपने डिसीजंस में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने प्लान्स में, उनके आइडियाज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिखाने का उन्हें इस मॉडल के अंदर मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि वो लोग जो है कोलैबोरेट होकर काम करते हैं मैनेजर्स के साथ में, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होता है। उन लोगों से वो सीखते हैं टाइम टू टाइम कि जो मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से डील कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के साथ में या फिर किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी मीटिंग में। तो उन सारी चीज़ों से उन्हें सीखने को मिलता है, जिससे कि उनकी लिसनिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इसके अलावा लिसनिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, कन्फ्यूज़न अबाउट अथॉरिटी। कन्फ्यूज़न अबाउट अथॉरिटी कैसे, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ का, मैनेजर्स का, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, लीडरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्जैक्टली जो अथॉरिटी है
वो किसके हाथ में है। तो अथॉरिटी से रिलेटेड जो है कन्फ्यूज़न रहता है कि जो है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो किसके हैंड में है। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो डिसीज़न देने में बहुत सारे लोग अपना-अपना आइडिया बताते हैं कि नहीं, ये वाला डिसीज़न बेहतर होगा, डिसीज़न ये होगा। यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऑप्शन होते हैं डिसीज़न लेने के कि हमारे पास में डिसीज़न 1 ये है, डिसीज़न 2 ये है, डिसीज़न 3 ये है। अब इनमें से क्या सिलेक्ट करें? तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है कि कौन-सा बेहतर रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करेगा। इसके अलावा चैलेंजेस विद रिसोर्सेज एलोकेशन एंड मैनेजमेंट, क्योंकि जो सपोर्टिव मॉडल के अंदर मेनली जो फोकस किया जाता है एम्प्लॉय को सपोर्ट करने में, लीड करने में, मोटिवेट करने में, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज एलोकेशन होती हैं और जो मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है, इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसका जो मेनली फोकस चला जाता है वो एम्प्लॉय को सपोर्ट करने में चला जाता है। इसलिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने में और मैनेजमेंट को मैनेज करने में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा सोशल प्रेशर बना रहता है कि मतलब प्रोडक्शन कैसे करना है, मार्केट के अंदर कैसे प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो ये थे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये सारे पॉइंट्स जो हमने आज की वीडियो में देखे, सबसे पहले हमने क्या देखा कि मॉडल के पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं। ऑटोक्रेटिक, कस्टोडाइल, सपोर्टिव, कॉलेजियल सिस्टम। हमने 3 मॉडल कवर कर लिए हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडाइल, लास्ट 2 वीडियोज़ में, और आज की वीडियो में हमने देखा सपोर्टिव मॉडल क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा सपोर्टिव मॉडल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस पर वर्क करता है, किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है ये मॉडल? सपोर्ट पर। किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है? सपोर्ट पर। सपोर्ट पर वर्क करता है। किस थ्योरी पर बेस्ड रहता है? एमसी गर्गर की थ्योरी पर बेस्ड रहता है। इसके अंदर जो है किस तरीके की लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉय बॉस पर डिपेंड नहीं करता है, एम्प्लॉय ओनली ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि स्किल्स इन्हांस होती हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखा था? लीडरशिप सपोर्ट क्या होता है? लीडरशिप एंड सपोर्ट, लीडरशिप और सपोर्ट करना, ये इसका एक कैरेक्टर होता है। लीड करना, सपोर्ट करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना एक कैरेक्टर होता है इसका। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट करना इसका वर्क होता है। उसके अलावा एम्प्लॉय की ग्रोथ कराना, परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सारे क्या थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉय को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपने करियर में सक्सेस हो सकें। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स को अचीव कर सकें। उनको वैल्यूएबल फील कराता है, जिससे कि वो वहाँ पर अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें। इसके अलावा ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहकर एम्प्लॉय जो है ईजिली ग्रो कर सके। एंड और क्या प्रोवाइड करते हैं? उन्हें रेगुलरली चेक करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जिससे कि वो ये देख सकें कि उनको मोटिवेशन मिल रहा है, मोरल उनका इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। कब होती हैं? जब वो सपोर्टिव मॉडल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखे? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या-क्या रहे थे इसके एडवांटेज? मोरल एंड मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है, यूनिटी बना के रखता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन इसमें होता है एम्प्लॉइज़ के बीच में, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होती है, लर्निंग पावर इंक्रीज़ होती है, लिसनिंग पावर इंक्रीज़ होती है। डिसएडवांटेज क्या था? कि कन्फ्यूज़न रहता है अथॉरिटी के बीच में कि अथॉरिटी है किसके हाथ में एग्ज़ैक्टली। डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, रिसोर्सेज़ को एलोकेट करने में, मैनेजमेंट को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, और सोशल प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि सपोर्टिव मॉडल क्या होता है। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, कस्टोडाइल मॉडल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉलेजियल मॉडल क्या होता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगेन थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।